हेलो, कैसे हैं आप लोग। अभी तक आपको 10th क्लास का वीडियोस मिलता था। अब यहाँ पर आपको 11th क्लास के वीडियोस मिलने वाले हैं। 11th क्लास में भी आपको मैथ्स, क्योंकि आप जानते हैं साइंस के वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, साइंस में फिजिक्स का भी मिल रहा है। यहाँ पर आपको मैथमेटिक हम पढ़ाने वाले हैं। मैथ्स में आपको बताने वाले हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन, और वहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आलोक सिंह, और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, जो कि है एनसीईआरटी बेस्ड है सारी चीज़ें, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये है क्या, सेट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो इंट्रोडक्शन में बताई जाती हैं वो केवल आपके लिए ये बताया जाता है कि आपको पढ़ना है, मतलब चीज़ों को समझना है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, वो है क्या जो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल वो चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। हाँ, कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आपके लिए ज़रूरी होगा जानना, तो वो फिर हम बताते जाएंगे, और आप यहाँ पर स्लाइड्स जैसी आती जाएंगी आप नोट करते जाइएगा। ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझनी है, तो कंसंट्रेशन लेवल अपना करिए हाई, और आज आप हमारे सामने आकर के जुड़िए, और बहुत सारी चीज़ें हमारे और आपके बीच में आज होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। देखिएगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। पहला तो दिया गया है व्हाट इज सेट। बेटा, सेट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होता है, आप सेट कह किसको सकते हैं। तो भाई, सेट की भी एक थियरी होती है, हर एक चीज का कोई ना कोई एक थियरी होता है, तो सेट का भी एक थियरी होता है। यहां पर दिया गया है अ सेट इज कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एनिमल। क्या? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। किसका बेटा? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सेट होता है। देखिएगा, डिस्टिंक्ट एनिमल, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को आप कह सकते हैं वेल डिफाइन। क्या? वेल डिफाइन एलिमेंट्स। वेल डिफाइन एलिमेंट्स। ठीक है, आगे दिया गया है द एलिमेंट्स दैट मेक अप अ सेट कैन बी एनी काइंड ऑफ थिंग्स, पीपल, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, नंबर्स, पॉइंट्स इन स्पेस, लाइंस, मतलब यहां पर, या फिर अदर ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, वेरिएबल्स और इवन अदर सेट्स। मतलब कि यहां पर आपको यह बताया गया है कि भाई आपके पास कोई भी नंबर है या कोई भी टर्म्स है जो कि वेल डिफाइन है, तो वेल डिफाइन के कलेक्शन को ही, अब यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, वेल डिफाइन के कलेक्शन को ही आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है, उसी के वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही आप क्या बोलते हैं बेटा? सेट बोलते हैं। यहां पर एग्जांपल बहुत दिया गया है कि भाई आप पीपल हैं, तो आप उनका सेट करेंगे तो भाई उनका कलेक्शन कर सकते हैं आप। तो जिसका भी आप वेल डिफाइंड कलेक्शन कर सकते हैं, डिफाइन नहीं या फिर कलेक्शन नहीं, आप प्रॉपर वेल डिफाइंड कलेक्शन, कि अगर हम वो चीजें बोलते हैं तो आप हमारे सामने वो चीजें रिप्रेजेंट कर सकें, वो चीजें आप हमको दिखा सकें, बता सकें, उसका एग्जैक्ट कोई आंसर बता सकें, तो वो होता है वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट या वेल डिफाइन एलिमेंट्स। तो यहां पर दिया गया, जैसे अब हमने बोल दिया लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स, आपको पता है अल्फाबेट्स के लेटर ए से स्टार्ट होते हैं और जेड पर फिनिश होते हैं। अब यहां पर हमने बोल दिया सेट ऑफ लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, यानी कि ए टू जेड, पता है कंफर्म तरीके से, तो भाई इसी को हम बोलते हैं क्या? सेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? बिल्कुल डिट्टो क्लियर हो जाएंगी चीजें। इसके बाद क्या आता है बेटा? इसके बाद आता है कि आप सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ चीजें ऐसी होती हैं आपके सामने सिंबल फॉर्म में दिया जाता है। आप उन सिंबल को, किस सिंबल का यूज, किस सिंबल का मतलब क्या होता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे दिया गया है, अगर आपके सामने एन आ गया, तो एन मतलब क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एन का मतलब, जहां पर एन आपको दिखाई देगा, इसका मतलब है कि सारे नेचुरल नंबर्स का सेट। क्लियर हो गया? आगे दिया गया है जेड, अगर कहीं पर भी आपको जेड दिया जाता है, इसका मतलब है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आपने अभी तक 10th क्लास में क्या इंटीजर्स को आई से डिनोट किया था? यहां पर आप इंटीजर्स को क्या डिनोट करने वाले हैं? यहां पर आप इंटीजर्स को डिनोट करने वाले हैं जेड से। नेक्स्ट दिया गया है क्यू।
द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। भाई क्यू का मतलब ही होता है कि जहां पर भी आपको क्यू रिप्रेजेंट करना होगा, यानी कि क्यू लिखा होगा, इसका मतलब यही होगा, हम सेट पढ़ने जा रहे हैं तो यहां पर इसका मतलब ये होगा कि द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर्स का जो सेट होगा उसको आप अगर एक वर्ड में लिखना चाहेंगे तो आप केवल क्यू लिख दीजिए। क्यू लिखते ही आपके माइंड में सीधा सा ये आएगा कि भाई ये सारे रैशनल नंबर्स का क्या है, सेट है। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। नेक्स्ट दिया गया है आर। अब जहां आर आ जाएगा वहां पर आपके माइंड में आना चाहिए द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, की सारे रियल नंबर्स का सेट जो होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं आर से। इसका मतलब अगर किसी भी सेट में आर दिख गया आपको, ध्यान रखिएगा आगे बहुत यूज होने वाला है ये, तो जहां पर ये चीजें दिख जाएंगी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट दिया गया है जेड पॉजिटिव, यहां पर जेड प्लस दिया गया। भाई अगर जेड आपके सामने दिया जाता है तो इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स आपने पढ़ा है कि वहां पर कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं बेटा, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है और जीरो इंटीजर भी होता है। ये आपने पढ़ रखा है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो इंटीजर भी। यहां पर जेड प्लस का मतलब क्या है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसका मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पर अगर जेड होता तो आप इंटीजर्स लिखेंगे, जेड प्लस दिया गया है तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट दिया गया है Q प्लस। भाई अगर Q है वो है रैशनल नंबर, तो Q प्लस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्लियर भाई? Q का मतलब क्या है, रैशनल नंबर्स, तो Q प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वर्ड। नेक्स्ट दिया गया है R प्लस। भाई जैसे R दिया गया है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसका मतलब R प्लस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। यहां पर ये ध्यान में रखना है, ये वर्ड वापस से आता है क्या, पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब सिंबल आपको याद रखना होगा। तो जहां पर भी सिंबल्स आप देखेंगे वहां पर आपको सिंबल्स को करना होगा क्या, याद। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, चलिएगा हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। और अगला स्लाइड हमारा क्या कहता है बेटा, कहता है कि आप इसको किस किस फॉर्म में सर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भाई अगर आपको सेट को करना है रिप्रेजेंट तो आपके पास केवल दो फॉर्म होते हैं। पहला तो होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको आप टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर रोस्टर फॉर्म बोला जाता है और कहीं कहीं पर इसी को बोला जाता है टैबुलर फॉर्म। और दूसरा दिया गया है सेट बिल्डअप फॉर्म। क्या दिया गया है बेटा, सेट बिल्डअप फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और टैबुलर या रोस्टर फॉर्म, ये दो तरीके से होता है कि जहां पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। अब सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो अच्छा ये समझ लीजिए, जब भी आप कोई सेट लिखते हैं, सपोज दैट आपके पास एक सेट है, तो आप उसको सबसे पहले इस ब्रैकेट में रखेंगे। इसका नाम क्या होता है, मिडिल ब्रैकेट। क्या है, मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट इसका नाम है। तो आप मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही सारे एलिमेंट्स को रखते हैं। अब भाई यहां पर रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म क्या होता है और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो बेटा यहां पर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, जैसे कि आपने काउंटिंग्स पढ़ी है, ठीक है, तो कई बार आप क्या करते हैं, काउंटिंग्स को आप कहीं कहीं पर उसको नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, कहीं कहीं पर आप उसको क्या लिखते हैं, वर्ड के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में लिख देते हैं। लिखते हैं कि नहीं, सपोज दैट आपके पास दिया गया है 10, आप इसी को लिख सकते हैं 10। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, क्या कोई डिफरेंस है क्या बेटा, नहीं है ना। तो यही होता है आपका दो फॉर्म। भाई जब आप एक फॉर्म लिखते हैं तो आपको करना क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करना होता है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सभी के सभी एलिमेंट्स को आपको क्या करना होता है, शो करना होता है कि कैसे आप एलिमेंट्स को लिख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स उस पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो करना होता है। दूसरा ये होता है कि आपको उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है भाई। अब जैसे अगर हमने बोल दिया कि आपको एक सेट दिया गया है 1 3 5 7, क्या आप इसको नहीं लिख सकते, सपोज दैट यहां पर अगर ये x हो जाता है तो x
सच दैट, यहां पर ये जो पॉइंट लगाते हैं, या तो आप पॉइंट रखते हैं या फिर पॉइंट के प्लेस पर कुछ कुछ लोग इसकी प्लेस पर ऐसे भी रखते हैं, ठीक है, एक स्पेस टाइप का लाइन रखते हैं। x बिलोंग्स टू, ये नंबर्स क्या है बेटा, ये नंबर्स क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर, और ये क्या है, लेस देन, या फिर आप लिख सकते हैं हाँ लेस देन 9। आप छोटे जितने भी हैं, 9 से छोटे जितने भी आपके पास क्या है, ऑड नंबर्स हैं, आपके पास 9 से जितने भी छोटे ऑड नंबर्स हैं, अगर आपसे बोल दिया जाए कि 9 से छोटे ऑड नंबर आप बताइए, तो आप क्या बताएंगे, 1 3 5 7, यही तो बताएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। तो भाई आपको अगर दो फॉर्म में लिखना है तो यही आपके दो फॉर्म होते हैं, इनमें से एक हो जाएगा क्या, टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, और दूसरा हो जाता है सेट बिल्डअप फॉर्म, जहां पर आप सेट को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये दूसरा हमने लिखा सेट बिल्डअप फॉर्म, और दूसरा पहला हो गया टैबुलर फॉर्म। यहां पर देख रहे हैं आप कि दोनों सेट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले तो ये कि आप उसको किस ब्रैकेट में रखते हैं, मिडिल ब्रैकेट में, किसमें, मिडिल ब्रैकेट में ही रखते हैं आप। मिडिल ब्रैकेट में अगर आप नहीं रखते हैं तो वो सेट माना ही नहीं जाएगा। तो यहां से हमने क्या सीख लिया कि सर अगर आपको सेट को लिखना होगा तो आप सेट को किस तरीके से लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए कि जब भी आप सेट लिखें तो आपको ये जो सिंबल है जिसको आप बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, उसी के बीच में ही आपको एलिमेंट्स को अपने लिखना होगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल। आगे देखते हैं बेटा, आगे जो यहां पर दिया गया है वो क्या दिया गया है कि टाइप ऑफ सेट। भाई अभी तक हमने सेट को पढ़ लिया, अब हमको यहां पर पढ़ना होगा कि कितने टाइप्स के होते हैं सेट। तो सेट के भी बहुत सारे टाइप्स होंगे, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है कि कौन कौन से हो सकते हैं सेट के टाइप्स। चलिए देखते हैं। अब यहां पर टोटल हमने लिखा कितने हैं, 8 टाइप्स के सेट। आपके जो बुक्स में दिया गया है कुछ कम दिया गया है, किसी में कम दिया गया है, किसी में ज्यादा दिया गया है, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही सारे सेट्स के टाइप्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं। देखिएगा यहां पर क्या क्या दिया गया है। पहला तो दिया गया है एम्प्टी सेट। अच्छा एक चीज और, हम पहले सेट के नेम जान लेते हैं कि इसके पार्ट कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में फिर आगे चल के एक एक करके हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है, चलेगा। तो यहां पर पहला जो होता है वो होता है एम्प्टी सेट। दूसरा जो होता है वो क्या होता है बेटा, फाइनाइट सेट। क्लियर हो गया, नाम से ही समझ में आ रहा सारी चीजें। तीसरा दिया गया है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। चौथा दिया गया है क्या बेटा, इक्वल सेट्स। यहां पर देखिएगा क्या दिया गया है, सेट्स दिया गया है, मतलब यहां पर आपको मोर देन 1 सेट दिया जाएगा, एक से ज्यादा सेट दिए जाएंगे, तभी तो आप कंपैरिजन करेंगे और वहां पर ये बता सकेंगे कि वो इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है अनइक्वल सेट। अब यहां पर दिया गया, अच्छा ये थोड़ा सा एरर है, यहां पर सेट्स होगा, अनइक्वल सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है सबसेट्स के बारे में कि इसका एक और टाइप्स होता है सबसेट। नेक्स्ट दिया गया है पावर सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यहां से क्वेश्चन आने वाला होता है, ठीक है। अगर आप में टाइप ऑफ सेट दिया जाएगा तो मोस्ट ऑफ देम यही दिया जाता है कि पावर सेट क्या होता है, और यहां से कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, अभी आगे हम देखने वाले हैं उनको। और लास्ट में जो दिया जाता है यूनिवर्सल सेट है, और ये तो मतलब एक ऐसा सेट होता है यूनिवर्सल सेट कि भाई आपके माइंड में कुछ भी चीजें हैं वो यूनिवर्स से ही तो बिलोंग करेंगी। अब अगर यूनिवर्स से बिलोंग करेंगी तो वो सारा यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। मतलब अगर आपके माइंड में कुछ चीजें आ रही हैं तो वो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा, वो एक यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होने वाला है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो आप इसको जल्दी से करिए नोट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं एक एक करके कि भाई एम्प्टी सेट क्या होता है। आपने तो देख लिया यहां पर कि हाँ इसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, लेकिन इसका नाम तो एम्प्टी सेट है, लेकिन इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो पहला आपके सामने आता है एम्प्टी सेट। दिया गया है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। अब इसके भाई बहुत सारे नाम यहां पर आने वाले हैं, आपको यहां पर कंफ्यूज कर देता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका नाम क्या है, पहला तो है एम्प्टी सेट, दूसरा है द नल सेट, और तीसरा है वॉइड सेट। एक ही के 3 नाम है,
जैसे आपके दो दो तीन तीन नाम होते हैं, घर में कुछ और, स्कूल में कुछ और बोला जाता है आपको, ठीक है। वैसे ही ये भी ऐसा ही एक शरारती बच्चा है और इसके तीन नाम यहां पर दिए गए हैं। पहला इम्प्टी सेट, दूसरा है नल सेट और तीसरा है वॉइड सेट। तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों का एक ही पर्सन का तीनों नाम है, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या होता है इम्प्टी सेट का, यहां से ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। दिया गया है कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स कंटेन नहीं होता है, नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी कि एक भी एलिमेंट्स अगर कंटेन नहीं किया जा रहा है तो वो हो जाता है क्या बेटा, इम्प्टी सेट। मतलब कि सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं, बॉक्स है, खाली है, ब्लैंक है, तो वो हो जाएगा इम्प्टी सेट। क्लियर हो गया। एक चीज और, यहां पर इसके सिंबल्स क्या क्या होते हैं भाई, तो यहां पर ये थोड़ा सा इसको बनाते हैं ऐसे, कुछ इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का होता है, इसको क्या बोलते हैं, फाई। क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर दिया गया है भाई कि आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहां पर साफ समझ में आ रहा है क्या, यहां पर भाई अगर आपने ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट रखा ही नहीं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इम्प्टी सेट ही तो होगा। यही हुआ ना कि आपने ए यानी कि एक सेट लिखा जो कि सेट ए है और उसके अंदर एक भी एलिमेंट रखा ही नहीं, ब्लैंक है वो पूरा का पूरा, तो जब पूरा ब्लैंक है तो वो इम्प्टी सेट ही हुआ। अब आपको इम्प्टी सेट दिया जाए, नल सेट दिया जाए, वॉइड सेट दिया जाए, कोई भी चीजें इसमें कंफ्यूजन तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं भाई, एक पर्सन उसके तीन नाम है, बस हो गया, बात खत्म, ठीक है। अब होता क्या है ये, तो भाई कोई एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं होते, एक भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं इम्प्टी सेट। तो ऐसे सेट्स का ये कलेक्शन होता है। अच्छा, हर एक सेट में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं लेकिन यहां पर एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई से। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही इक्वल है। फाई का मतलब है एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं होना। अच्छा बेटा, यहां पर एक कंफ्यूजन और है कि अगर सर हम इसको फाई को ही इस ब्रैकेट में रख दें तब क्या होगा, तो इसकी कहानी बताते हैं अभी आगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपने फाई लिखा तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्टी सेट। या फिर आपने ब्रैकेट बनाया यानी कि मिडिल ब्रैकेट लिखा और मिडिल ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं लिखा है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, इम्प्टी सेट हो जाने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड टाइप जो दिया है वो होता है क्या, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट तो क्या होता है, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। भाई फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि आपको पता हो एक्यूरेट उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, अगर ये आपको पता चल जाएगा तो वही होता है फाइनाइट सेट। सपोज इट आपके पास एक लिखा हुआ है सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ even number less than or equals to 12। ये आपके पास एक सेट दिया गया है भाई। अगर यहां पर इसको हम देखेंगे तो a इक्वल्स टू क्या दिया गया भाई, x, एक x क्या है, एलिमेंट्स है। तो भाई ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन यहां पर करना है जो कि क्या होने चाहिए बेटा, इवन नंबर होने चाहिए। इवन नंबर के साथ साथ यहां पर दिया गया है कि वो या तो 12 हो या तो उससे छोटा हो, 12 के या तो इक्वल हो या तो उससे छोटा हो। तो कौन कौन से इवन नंबर हो सकते हैं भाई, 2, 4, 6, 8, 10 और उसके बाद 12। यही ना होने वाले हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही सारे एलिमेंट्स हैं जो कि क्या होंगे, फाइनाइट सेट होंगे। भाई फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं आपको पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट्स ही हैं, तो उसको आप बोलते हैं फाइनाइट सेट। कंफर्म हो गया, क्लियर, आगे देखते हैं, चलेगा। नेक्स्ट जो दिया गया है, अब इसी का दूसरा दोस्त है और उसका मतलब है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, यहां पर दिया गया है अ सेट विच इज नॉट एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड, डिफाइन नहीं, यहां पर डिफाइन नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा एरर है, देखिएगा इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए, इसके प्लेस पर नॉट डिफाइन होना चाहिए, नॉट डिफाइन।
not defined numbers of elements is called infinite set। तो भाई इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि आपके पास जो कलेक्शन दिया गया है नंबर्स का वो कंफर्म नहीं होना चाहिए, उसका एक्यूरेट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते आंसर। जैसे कि अगर यहीं पर दे दिया जाता कि सेट A इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ इवन नंबर, भाई आपको यहां पर क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि आपके पास बहुत सारे इवन नंबर हो सकते हैं। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 4 6 8 और कहां तक जाना है ये आपको बताया ही नहीं गया है, नहीं बताया गया है। तो आपको क्या करना होगा, यही जो सेट है इसी को आप बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना है कि ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। सारे जितने भी इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, सभी इनफाइनाइट सेट्स को आप रोस्टर फॉर्म में आप उनको नहीं लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में आप उनको नहीं लिख सकते हैं। तो जब रोस्टर फॉर्म में नहीं यानी कि टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर अभी आपको हमने बताया था कि जब आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सेट बिल्डअप के फॉर्म में लिखेंगे। कंफर्म हो गया, चलिएगा आगे देखते हैं। तो यहां पर हो गया इनफाइनाइट सेट, जो कि आपको क्लियर जरूरी एकदम से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी यहां पर डिस्क्राइब हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, आप उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एक एक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जब एक एक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तभी तो ये बनता है बेटा हमारा इनफाइनाइट सेट, तभी तो ये क्या बन जाता है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जहां पर जो डिफाइन कंप्लीटली डिफाइन नहीं है, ये तो पता है कि हाँ यही नंबर्स होंगे, लेकिन फाइनल जो डेस्टिनी पॉइंट है हमारा वो आपके पास, यानी कि फाइनल पॉइंट आपके पास नहीं हो, तो वो हो जाता है इनफाइनाइट सेट। लेकिन ये कंफर्म है, जैसे यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये कंफर्म है कि आपको इवन नंबर ही लिखना है, वेल डिफाइन है, लेकिन आपका फाइनल पॉइंट नहीं पता है, बस हो गया। अगर यहां पर वेल डिफाइन नहीं होता तो आप इवन नंबर, यानी कि अगर यहां पर इवन नंबर ना दिया होता तो वेल डिफाइन नहीं होता, फिर आप यहां पर फ्रैक्शन वाले नंबर्स लिख सकते थे, डेसिमल वाले नंबर कुछ भी लिख सकते थे भाई ना, तो फिर ये सेट ही नहीं होता, फिर आगे आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर, कंफर्म, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भाई आगे यहां पर दिया गया है, नेक्स्ट जो पार्ट दिया गया है वो होता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या दिया गया है कि टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equals to B। A equals to B। भाई इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो सेट दिए गए हैं, एक सेट A है दूसरा सेट B है, तो यहां पर आपको क्या होना चाहिए कि दोनों में, सेट ए में और सेट बी में, दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप उसको लिख सकते हैं कि जो ए है और जो सेट बी है दोनों ही इक्वल हैं। एक चीज और आपको यहां पर हम बताने वाले हैं, जब आपके पास दो सेट्स होंगे, दोनों के एलिमेंट्स इक्वल होंगे, सेट सपोज दैट सेट ए कुछ भी दिया गया है, सेट बी आपके पास कुछ भी दिया गया है, कंफर्म। अब जब यहां पर देखेंगे सेट ए और सेट बी के लिए, तो भाई ये सेट ए और बी अगर इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि इनके बीच में जो चीजें लिखी गई हैं, इनके बीच में जो चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, जब यहां पर देखते हैं सेट ए और सेट बी के बारे में, तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। तो मतलब कि जो इसमें एलिमेंट्स होंगे, सपोज दैट यहां 1 2 3 है, तो यहां पर भी 3 2 1 हो सकता है। मतलब कि आपका जो एलिमेंट्स का जो आप ये कह सकते हैं कि जो प्लेस है वो चेंज हो सकता है, लेकिन सारे एलिमेंट्स वही कंटेन होने चाहिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, आप एलिमेंट्स के डिजिट्स को, उसके प्लेस को चेंज कर सकते हैं बट डिजिट को नहीं। अगेन, आप सभी एलिमेंट्स के जो डिजिट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स को आप लिख सकते हैं, बस आप केवल ये चेंज कर सकते हैं कि उनका प्लेस, उनका जो ऑर्डर है वो आप
चेंज कर सकते हैं, तो भी वो इक्वल सेट होगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर हमको ऑर्डर से मतलब नहीं है कि भाई पहले इसमें वन आया है तो दूसरे वाले सेट में भी पहले वन ही आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये होना चाहिए कि पहले वाले सेट में वन है जो कि एक एलिमेंट है, वो कंटेन हो रहा है, तो इसका मतलब दूसरे सेट में कहीं पर वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। क्लियर, कंफर्म। तो क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें होती हैं पहले से ही पता होती हैं, आप नाम देखते हैं पढ़ लेते हैं, लेकिन होता क्या है, कंफ्यूज बहुत ज्यादा, मतलब लिमिट क्रॉस कर दी है आप इस चीज की। ठीक है, अभी अभी आप 10th पास आउट किए हैं और कितने बेहतरीन तरीके से पास आउट हुए हैं वो तो हम ही जानते हैं इस बारी। ठीक है, तो थोड़ा सा उस चीज का यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। बाकी अब क्या कहें, अभी हो तो गए ही हैं किसी न किसी तरीके से। चलिएगा, देखिएगा भाई, नेक्स्ट जो दिया गया है वो है इसी का जस्ट दूसरा भाई, वो है अनइक्वल सेट। भाई अगर कोई सेट इक्वल है और दूसरा दे दिया गया है अनइक्वल सेट, जस्ट उसी का अपोजिट दे दिया बेटा, कि आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, और ये अनइक्वल सेट होंगे अगर इनके दोनों के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं मैच हो रहे हैं, और आप इसको लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। भाई अगर आपके पास कोई सेट ए है, यहां पर एलिमेंट हो गया 1 2 3, दूसरा सेट बी है, यहां पर है 3 2 1 5, यहां पर एक चीज दिया गया है एग्जैक्टली, मतलब कि जो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट हो उतने ही इसमें एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए थे। भाई ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है बेटा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A इज नॉट इक्वल्स टू B। इसका मतलब क्या है कि सेट A और सेट B दोनों ही इक्वल नहीं है। कंफर्म, समझ में आ गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या बेटा, अनइक्वल सेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो आने वाला है वो है सबसेट। इसको देखिएगा, इसकी दो दो डेफिनेशंस है, वन बाय वन करके आपके सामने हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। पहला दिया गया है, अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा कि भाई आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, तो ये दोनों सबसेट हो सकते हैं। सबसेट कब हो सकते हैं, कि अगर पहले वाले यानी कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में हो। बट यहां पर यह नहीं बोला गया कि एग्जैक्टली हो, इसका मतलब सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट कंटेन हो सकते हैं। तो बेटा जब सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट कंटेन हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहां पर देखें यही दोनों सेट को, तो ये दोनों सेट क्या हो सकते हैं, यहां पर हम ये लिख सकते थे कि ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, जो कि यहां पर दिया गया है कि भाई अगर आपके पास दो सेट हैं, दो सेट में पहला वाला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में कंटेन है, दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि पहला यानी कि जो ए है वो किसका सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि पहला वाला जो है आपका सेट वो दूसरे वाले सेट का सबसेट है। यहां पर दूसरा दिया गया है, ए सबसेट ऑफ बी इफ वेन एवर ए बिलोंग्स टू, यानी कि जैसे कि यहां पर दिया गया है ए क्या है, एक एलिमेंट है बेटा, क्या है, एलिमेंट है। ए इज बिलोंग्स टू ए यानी कि ये सेट है, देन ए इज बिलोंग्स, ए क्या है बेटा, यहां पर एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट ए है जो कि पहले सेट में भी बिलोंग करता है दूसरे सेट में बिलोंग करता है, देन इट इज डिफाइन द सबसेट ऑफ फॉलोज, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप यहां पर लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए बी का सबसेट है। लेकिन यहां पर एक चीज हम और आपको बता दिए, क्या बता दिया हमने, कि भाई जो पहला वाला है सेट उसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन दूसरे वाले सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट रह सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल, कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं भाई। तो यहां पर वही सारी चीजें दिया गया था, हमने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया गया है बेटा वो क्या दिया गया है, पावर सेट। चलिए पावर सेट दिया गया है, पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्ट ऑफ अ सेट A is the power set of A, it is denoted by PA, power set of A।
इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आपके पास कोई एक सेट है, सपोज दैट ये है एक सेट, इसमें दो एलिमेंट हैं 1 एंड 2, तो इसका कहने का ये मतलब है कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स बार बार साइंस में घुस जाते हैं इसमें क्या दिया गया है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा, वो सभी एलिमेंट्स खुद में भी एक सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुद में भी एक सेट होना चाहिए। कंफर्म? आगे क्या दिया गया है, अभी इसको कैसे लिखते हैं वो भी, इसका कहने का और क्या मतलब है आगे चीजें बताते हैं, अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दिया गया है इन पी ए यानी कि पावर सेट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट्स इज अ सेट। यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं खुद भी सभी क्या होते हैं, खुद में सेट होते हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट अपने आप को सेट के बराबर लगाता है। उसका मतलब है कि हम खुद सेट हैं, हर एक एलिमेंट ऐसा मानता है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया इफ ए इज अ सेट विद एन ए, यानी कि कोई एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, एम है, यानी कि इसमें एम की पावर, एम की क्या नंबर है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है भाई, 1 2 2। देन इट सो दैट अब पावर सेट में कितने नंबर्स हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते, सॉरी एलिमेंट्स हो सकते हैं कितने, तो भाई वो होते हैं 2m, यानी कि अगर यहां पर देखेंगे, यहां पर अगर हम देखें n p a, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू भी 2 है, इसका मतलब ये कितना हो सकता है भाई, 4 हो सकता है। क्या 4 हो सकता है पावर सेट? तो कैसे होगा देखिएगा बेटा, हमने बताया कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी खुद को अपने आप को सेट लगाते हैं। तो भाई एक तो हो जाएगा 1, दूसरा हो गया 2, अब भाई अगर सेट हैं तो आपको उसको इस ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। तीसरा हो जाएगा क्या बेटा 1,2। अब चौथा जो होता है वो क्या होगा, क्योंकि आपने लिखा 1 2 1,2, अब चौथा आप क्या लिखने वाले हैं यहां पर, तो बेटा जो चौथा लिखने वाले हैं, कुछ कुछ लोग यहां पर 5 लिख देते हैं और कुछ कुछ यहां पर लिखते हैं 2,1, दोनों ही सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है भाई। आप 1,2 लिखिए या 2,1 लिख दे सकते हैं, या फिर क्योंकि सेम सेम नंबर कभी कभी ऐसा होता है कि मैच हो रहा होता है तो वहां पर लिख दिया जाता है 5। क्लियर? तो ये होता है पावर सेट। पावर सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं हर एक एलिमेंट अपने आप को लगाता है कि मैं हूं सेट। क्लियर? जैसे आप अपने आप को लगाते हैं वैसे वो भी। नेक्स्ट देखते हैं, ये समझ में आ गया। अच्छा ये जो है ये कभी कभी आपको आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर कोई एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं 4, तो उस 4 एलिमेंट्स हैं, आपको उसका बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। उसी सेट का पावर सेट अगर हम कर दें तो उसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो भाई यहां पर अगर 2m दिया गया है, वहां पर टोटल कितने एलिमेंट्स है 4 एलिमेंट्स, तो यहां पर 4 को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 हो जाएगा। कंफर्म? क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हो गया क्या बेटा, ये हो गया पावर सेट। बहुत इंपॉर्टेंट था वो, इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये चीजें समझना बहुत जरूरी था, ये समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आ रहा है अभी तो। अगला जो हमारे पास दिया गया है वो लास्ट दिया गया है बट नॉट लीस्ट, यूनिवर्सल सेट। तो भाई यूनिवर्सल सेट यहां पर जो दिया गया पहले उसको एक बार देख लेते हैं। दिया गया है अ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अदर सेट्स इंक्लूडिंग इट्स ओन एलिमेंट्स। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल यू। इससे आप डिनोट करते हैं। कहने का मतलब क्या है भाई, यूनिवर्सल सेट के कहने का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट के कहने का यह मतलब है कि अगर आपके पास कोई सेट है, अगर आपके पास कोई सेट है तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है कि आपके माइंड में जो भी एलिमेंट आ रहा है सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट में कंटेन्स है। मतलब जो आपने सोचा वो पहले से यहां पर है। मतलब आप कुछ भी सोचिए, यूनिवर्सल मतलब कि आपके यूनिवर्स में जो भी चीजें बिलोंग्स करती हैं वो सभी इस सेट पर प्रेजेंट हैं।
तो भाई अगर आप इसको देखेंगे तो आपके माइंड में, क्योंकि जो यहां पर हमारे अर्थ में या जो हमारे यूनिवर्स में बिलोंग करेगा वही हमारे माइंड पर आएंगी चीजें, और वही हमारे माइंड पर आएंगी, और वो तो यहां पर पहले से ही कंटेन है। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जहां पर सारी चीजें पहले से ही प्रेजेंट है। आपने कुछ भी सोचा वो वहां पर आप जाएंगे ढूंढने मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये है अंबानी का घर। यहां पर आप चाहे जितना कुछ भी लेने जाएं, ये आप यहां पर आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो आ गया इतना समझ में। यहां पर हमने बता दिया कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं। थोड़ा सा बीच बीच में टेक्निकल फॉल्ट आती हैं तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे आपसे। आगे देखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के बाद क्या आता है बेटा, सेट का ऑपरेशन। अब यहां पर सेट का भी हम करने वाले हैं ऑपरेशन। देखिएगा, सेट का ऑपरेशन करते हैं तो हमको तीन चीजें पढ़ने को यहां पर मिलती हैं। पहला तो क्या है, पहला तो हमारे पास ये दिया गया है कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, सेट्स का यूनियन क्या होता है। दूसरा दिया गया है इसका इंटरसेक्शन पढ़ना होता है, ये क्या होता है। और तीसरा है डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है ये आपको पढ़ना है। आगे तीनों के सिंबल यहां पर हमने दे रखे हैं कि भाई अगर यूनियन सेट पढ़ना है तो उसको किससे डिनोट करते हैं, और यहां पर इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है, और यहां पर ये जो दिया गया है ये क्या है, डिफरेंस का, कि अगर दो सेट का डिफरेंस फाइंड करने वाले हैं तो वो क्या होगा। क्लियर हो गया इतना समझ में। अब एक एक चीजें पढ़ लेते हैं कि भाई यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्शन सेट्स क्या होते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं। भाई यहां पर देखना हमें एक चीज और है कि यहां पर सेट्स दिया गया है, सभी में सेट्स दिया गया है। इसका मतलब क्या है, मोर देन वन सेट। यहां पर मोर देन वन सेट पढ़ने वाले हैं, एक से ज्यादा सेट की बातें यहां पर होने वाली हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बढ़ते हैं हम अपने अगले शिकार की तरफ, जो कि है क्या, यूनियन ऑफ सेट्स। तो भाई यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर सेट का क्या कर दिया जाए, यूनियन कर दिया जाए। तो भाई दिया गया है द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी which consists of all those elements which are either in A और इन बी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास दो सेट दिए गए हैं और आपको लिखना है उनका यूनियन सेट, आपके पास सेट ए दिया गया था, सेट बी लिखना था, दो सेट दिए गए थे, आपको यूनियन सेट तीसरा बनाना था, मतलब कि एक और सेट बनाना था जो कि उन दोनों का यूनियन हो, तो उसका नाम आपने रख दिया सेट सी। तो वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा कि भाई सेट सी में या तो ए या फिर बी दोनों के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सेट सी में। मतलब कि ए के भी बी के भी सभी के सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन ले लेंगे तो वो हो जाएगा सेट सी। एक चीज और अभी तक हम आपको बताना भूल गए थे, यहां पर अचानक से हमको बातें याद आई तो आपको बता देते हैं कि भाई जब आप कोई भी सेट बिल्ड करते हैं, सपोज दैट सेट कोई एक बिल्ड करते हैं, तो यहां पर एक ही डिजिट बार बार नहीं लिख सकते, कोई भी डिजिट को आप केवल एक बार लिख सकते हैं, कोई भी डिजिट को आप केवल एक बार ही लिख सकते हैं। सपोज दैट यहां पर हमको क्या लिखना है, देखिएगा यहां पर आपको लिख देना है मैथमेटिक्स। क्या, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपके पास लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स में M A T H E, M रिपीट कर रहा है, इसको नहीं लिखेंगे, A रिपीट कर रहा है, इसको नहीं लिखेंगे, T रिपीट कर रहा है, इसको नहीं लिखेंगे, I C एंड S। तो क्या हो जाएगा, M A T H, M A T H, M A T H, आगे क्या हो जाएगा, E फिर I फिर C फिर S। क्या, E I C एंड S। ये हो गया क्या बेटा, ये हो गया इसका मैथमेटिक्स का सेट। कि मतलब अगर आपके पास यहां पर कोई भी चीजें कॉमन में आ रही हैं तो आप यहां पर कॉमन में चीजें जो हैं वो आप रिपीट नहीं करने वाले हैं। जो चीजें दो बारी, तीन बारी, चार बारी, जितनी भी बारी दी गई हैं आप उनको रिपीट करने वाले नहीं। क्लियर हो गया इतना। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं हम यहां पर हम क्या पढ़ने वाले थे, हम पढ़ने वाले थे अपना चैप्टर यूनिवर्सल
सॉरी यूनियन ऑफ सेट्स। तो भाई हमने बताया कि आपके पास कोई भी सेट दो हैं, अगर आपको उनका यूनियन लिखना है तो आपको क्या करना है, आइदर इन ए और इन बी, यानी कि आपके पास या तो ए में प्रेजेंट हो या फिर बी में, किसी में भी प्रेजेंट हो एलिमेंट्स, उसको आप यहां पर लिख देंगे। अब यहां पर यह लिखना बहुत आता है कि आपको लिखना है इसका क्या, फॉर्म। तो भाई अगर आपको फॉर्म लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन ऑफ बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स क्या है बेटा, यहां पर एक्स है एलिमेंट, क्या है, एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, एलिमेंट है। क्लियर, समझ में आ गया सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, हमने खुद से ले लिया एक क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहां पर फाइंड करना है ए यूनियन ऑफ बी। भाई आप ए यूनियन ऑफ बी को यहां पर क्या लिख सकते थे, सी भी, एक तीसरा सेट बन गया सेट सी, तो आप ये भी लिख सकते थे, आपके ऊपर है चीजें। चलिए यहां पर क्या करना है, आपको इन दोनों का लिखना था यूनियन। तो यूनियन में आपने क्या देखा कि जो चीजें आपको यहां पर कॉमन है उनको एक बार ही लिखना है, जो कॉमन नहीं है उनको भी एक बार ही लिखना है। तो भाई 2 यहां पर नहीं है तो 2 लिख दिया, 4 दोनों में नहीं है एक जगह पर है तो 4 लिख दिया, 6 दोनों में है आप उसको केवल एक बार ही लिखेंगे, 8 दोनों में है एक बार ही लिखेंगे, फिर 10 फिर 12। यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको दोनों एलिमेंट्स को, सॉरी दोनों सेट्स को 1 बाय 1 करके देखना होगा और दोनों सेट्स में से आपको यूनियन फाइंड आउट करके लिखना होगा। दोनों सेट में से ऐसे एलिमेंट्स जो या तो सेट ए में प्रेजेंट हो या तो सेट बी में हो, जो कॉमन हो, उनको एक बार ही लिखना है। क्लियर, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है भाई कि सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है। सर जो इंटरसेक्शन होता है सेट्स को, उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप, तो बेटा यहां पर देखिएगा इसको कैसे डिफाइन करेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is set of all those elements which belongs to both A and B, या फिर आप कह सकते हैं कि common elements। भाई ऐसे कोई सेट आपके पास A दिया गया है, कोई सेट आपके पास B दिया गया है, दो सेट में जो दोनों में कॉमन चीजें होंगी वो आपको लिख देनी है और वही हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उन दोनों सेट्स का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। भाई यहां पर इंटरसेक्शन का सिंबल आपके सामने दिया गया है, आपने लिखा कि ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A intersection of B equals to X such that X belong to A and X belong to B, यानी कि वही एलिमेंट A में भी बिलोंग करना चाहिए, वही एलिमेंट B में, सेट B में भी बिलोंग होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर, भाई यहां पर अगर हमको दिया गया है क्वेश्चन और इसका अगर हमको फाइंड करना हुआ क्या, इंटरसेक्शन, तो भाई आपको दोनों में देख लेना है कॉमन क्या होगा। देखिएगा यहां पर 2 नहीं प्रेजेंट है, 4 नहीं प्रेजेंट है, 6 दोनों में प्रेजेंट है, 8 दोनों में प्रेजेंट है, वहां पर 10 और 12 है जो कि इधर बिल्कुल नहीं है। तो भाई अगर आपने इन दोनों का कॉमन लिख दिया तो जो कॉमन होता है उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यही आपको लिखना था, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट। कंफर्म, क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है लास्ट स्लाइड आपकी, वो दिया गया है डिफरेंस ऑफ सेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पर 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा क्लियर करना है। चलिए पहला तो क्या दिया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। भाई क्या दिया गया है, सेट ए एंड सेट बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में हो बट सेट बी में नहीं हो। क्या, सेट ए में वो एलिमेंट्स होने चाहिए बट सेट बी में वो एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। यहां पर अगर देखेंगे तो, क्योंकि इसका सिंबल आपको पता है यहां पर माइनस से डिनोट करते हैं, डिफरेंस का मतलब भी यही होता है, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ए माइनस बी आपने फाइंड किया, ए माइनस बी को क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स x such that x belong to A and x not belongs to, इसको क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इसका मतलब बिलोंग्स टू का मतलब उसमें प्रेजेंट होगा, उसमें क्या होगा ये बेटा, प्रेजेंट होगा। और इसका मतलब क्या है, उसमें एब्सेंट होगा। क्लियर, अगर प्रेजेंट है एलिमेंट तो उसको बिलोंग्स टू बोलेंगे, नहीं प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू।
क्लियर, नॉट बिलोंग्स टू का साइन ये यहां पर आपके सामने बना हुआ है। भाई यहां पर दिया गया है एक क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपको a माइनस बी करना है फाइंड, सेट ए दिया गया है ये, सेट बी ये दिया गया है। तो भाई आपको क्या लिखना था इसमें, जो सेट ए में हो बट सेट बी में नहीं हो। तो भाई देखिए यहां पर 2 4 6 8 2 4 6 8 है, यहां पर 6 8 है बट 2 और 4 है एब्सेंट, 2 और 4 है एब्सेंट, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहां पर सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहां पर एक चीज हम खुद से ऐड कर देते हैं। भाई अगर हमको यहीं पर फाइंड करना होता b माइनस ए, तो क्या यही आंसर आता हमारा, क्या यही आंसर आने वाला था? देख लेते हैं एक बारी ना, देखिएगा यहां पर देखेंगे तो देखिएगा जब आपने b में से a को माइनस किया, भाई 6 और 8 ये दोनों इसमें प्रेजेंट है, बट 10 और 12 नहीं है इसमें, तो 10 और 12 हो गया। भाई पहले का आंसर 2 और 4 आ रहा है, दूसरे का 10 और 12 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a इक्वल्स टू बी, सॉरी इक्वल्स टू हमने कर दिया, क्या होना चाहिए यहां पर, a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। ये भी आपको याद रखना होगा कि जो a है अगर b से उसका डिफरेंस फाइंड करते हैं और सेट b का a से डिफरेंस, सेम सेट्स हैं, अगर उनको हम डिफरेंस करेंगे तो वो इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, a इंटरसेक्शन फाइंड करना है, a इंटरसेक्शन ऑफ b इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन ऑफ a। भाई आप a को b से करिए या b को a से करिए, दोनों में कॉमन तो वही होगा ना, जो दोनों में कॉमन होगा इसका मतलब ये इक्वल होगा। और अगर देखते हैं यहां पर यूनियन सेट में, तो यूनियन सेट में भी वही होगा सेम। क्या यहां पर आपको क्या देखना था कि दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो a यूनियन ऑफ b इज इक्वल्स टू b यूनियन ऑफ a, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीन चीजें यहां पर हमने बताई। तो ये था सेट का ऑपरेशन, आपने यहां बहुत ही सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर लिया है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, पढ़ करके मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें आपने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। आगे कुछ चीजें हैं जो कि हम आपको और आएंगे, बताएंगे, चीजें लाएंगे। ठीक है, तो जब आएंगे तब समझ में आएगा, और तब तक इसको देखिए, समझिए, और हमारी फीलिंग्स से आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। फीलिंग्स इन द सेंस कि देखिए जब आप किसी भी टीचर के से पढ़ते हैं, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप एक ही बारी में किसी को समझा पाए। इवन आप किसी अपने दोस्त को भी अगर आप दोस्त बोलते हैं तो आप उससे एक बारी में कांटेक्ट नहीं हो पाते। हाँ ये है कि आप उससे धीरे धीरे फैमिलियर होते रहते हैं, फिर चीजें बड़ी समझ में आने लगती हैं, फिर थोड़ा सा और क्लोज होते हैं और क्लोज होते हैं, फिर उनकी बातें क्या वो बोलना चाह रहे हैं वो हमको समझ में आने लगता है। तो एक्चुअल में होता टीचर के साथ भी यही होता है, टीचर और स्टूडेंट के साथ भी यही होता है कि भाई अगर उनको बैलेंस करना है तो दोनों को एक दूसरे की चीजों को पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप चीजों को समझेंगे और हमको भी मौका देंगे, और यहां पर हम आपको नई नई चीजें डेली लाते रहेंगे। ठीक है, यहां पर चीजें लाने का मतलब केवल यही है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें मिल जानी है। तो इसको देखिए, समझिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर करिए शेयर, थोड़ा सा हम भी अपनी चीजों को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकें। यही हमारी एक केवल इंटेंसिटी है और ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, हंसते रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थोड़ा सा चैनल को करिए सब्सक्राइब, एंड प्लीज थोड़ा सा आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे कभी वापस, तब तक के लिए थैंक यू।